हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सेंटर। स्वागत है आपका दोस्तों परीक्षा सेंटर की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों आज से हमारा पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति से जुड़े तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने बोर्ड पे भारतीय राष्ट्रपति से कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लिखे हुए हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक। आज के इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि पूरे इन अनुच्छेदों को हम याद करें, इनके तथ्यों को क्या करें, समझने का प्रयास करें। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति पद की जो बात कही गई है वो अनुच्छेद में कही गई है कि भारत के संसदीय या कार्यपालिका के लिए एक प्रधान होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रपति कहेंगे। इस पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर जो 53 है, इस अनुच्छेद नंबर 53 में भारत के राष्ट्रपति की जो भी कार्य होंगे वो कौन कौन से कार्य और कौन कौन से उसकी शक्तियां होंगी, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 जो निर्वाचन से संबंधित है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो किस प्रकार निर्वाचित किया जाएगा। देखिए, आप चीज़ों को याद भी कर सकते हैं। देखिए, पहले पद बनाया गया, पद जैसे ही बना उसके बाद हमने शक्तियाँ निर्धारित की कि भाई आप अगर इस पद पर बैठते हैं तो आपको ये शक्तियाँ दी जाएंगी। आगे अब ये शक्तियाँ तो दी गई, लेकिन इस पद का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, तो वो बात की गई है अनुच्छेद नंबर 54 में। और अनुच्छेद नंबर 55 में उस पद्धति के बारे में बताया गया है कि हम इस पद्धति के द्वारा क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 56 में उसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अगर हम किसी को पद पर बैठा देते हैं तो वो कितने समय तक क्या रहेगा, वो पद पर बना रहेगा, ये बात बताई गई है अनुच्छेद नंबर 56 में। और अनुच्छेद 57 में कहा गया है पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होगी, क्या एक राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, क्या एक राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, इसके बारे में अनुच्छेद नंबर 57 में कहा गया है। और 58 में उसकी योग्यता के बारे में बताया गया है कि उसको क्या क्या, कौन कौन सी योग्यताएं, कौन कौन से क्राइटेरिया को क्या करना होगा, पार करना होगा। अब योग्यता के बाद अगर वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि वो किस प्रकार शपथ लेगा। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, इस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हम राष्ट्रपति को क्या करते हैं, उसके पद से हटा देते हैं। तो ये थे जो 52 से लेकर 61 तक, शायद आपको याद हो गए होंगे। देखिए, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। 52 में पद, 53 में उसकी शक्तियाँ, 54 में उसको निर्वाचित किया जाता है, 55 में निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, 56 में वह कितने दिनों तक कार्यकाल पर बना रहेगा, और 57 में पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया, 58 में उसकी योग्यता के बारे में चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में, और अनुच्छेद 61 में उसको किस प्रकार हटाया जाए, इस प्रक्रिया को हम महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको ये चीज़ें याद हो गई हैं। अब हम एक एक चीज़ को ब्रीफ करते चलेंगे। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस इतना ही कहा गया है। कार्य और शक्तियाँ, 53 में भारत का राष्ट्रपति कौन कौन कैसे कार्य करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो इनके कार्य और शक्तियों में है, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन, भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, उससे पहले निर्वाचन करने से पहले हम योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 58 किसके बारे में बात करता है कि एक राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। अगर राष्ट्रपति बनना है तो मैं किन किन योग्यताओं को क्या करूँगा, धारण करना होगा। तो अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी योग्यता क्या होगी। पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है, वह 35 वर्ष की उम्र को क्या कर चुका हो, पार कर चुका हो, मतलब कि वो 35 वर्ष की उम्र क्या हो, पूरी कर चुका हो। और तीसरे नंबर पर वह
लोकसभा, ध्यान दीजिएगा, वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। देखिए, ये नहीं कहा गया है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या हो, रखता हो, योग्यता रखता हो। तो ये 3 चीज़ें हैं, वह भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुका हो और वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि अगर कोई साधारण भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका है और वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है, जैसे आपके घर आपके पापा हैं, तो वो भी तो ये सारी योग्यताएं रखते हैं, वो भारत के नागरिक हैं, वो 35 वर्ष की उम्र पूरी अगर कर चुके हैं, वो भी एक सांसद बनने की योग्यता रखते हैं। तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो क्या हो सकता है, राष्ट्रपति बनने के योग्य हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक मोड़ है। देखिए, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो लोकसभा या राज्यसभा या राज्य की विधानसभाओं या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडुचेरी से इन सभी को मिलाकर 50 अनुमोदन करने वाले हों कि नहीं ये राष्ट्रपति बनने लायक हैं, या 50 क्या हो, प्रस्तावक हों। मतलब कि राजनीति के जो दिग्गज हैं, जो हम सांसद चुन के देते हैं, जहाँ विधायक चुन के देते हैं, वो लोग तय करेंगे कि कौन राष्ट्रपति बनने के योग्य है। क्यों? क्योंकि 50 अनुमोदन होने चाहिए और आपके नाम के 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है। और 15,000 रुपये की जमानत राशि भी आप क्या करेंगे, जमा करेंगे, तब जाकर आप राष्ट्रपति पद के बनने के योग्य क्या होंगे, हो जाएंगे। और अगर आपने कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं किया तो ये आपकी जो 15,000 की राशि है वो क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, अर्थात आपकी जमानत क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। अगर आपके गांव का क्षेत्रीय पंचायत भी होता है तो आपने सुना होगा कि इनकी जमानत क्या हो गई, जब्त हो गई, अर्थात वह व्यक्ति कुल वैध मतों का 1/6 भी मत क्या प्राप्त नहीं कर पाया। तो राष्ट्रपति बनने के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक भी होने चाहिए। अब और वो 15,000 की राशि क्या करता हो, जमा करने की योग्यता रखता हो। अब इसमें एक ट्विस्ट है और वो है कि वह भारत के किसी भी लाभ के पद पर ना हो। देखिए, वह लाभ के पद पर ना हो। अब बताइए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ गया कि वह किसी भी लाभ के गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर वो क्या आसीन ना हो। वो व्यक्ति क्या हो सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनते हैं, वो योग्यता रखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 58 में ही जो योग्यता वाला अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद 58 में ही कह दिया गया है, ध्यान देने योग्य बात है कि भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्र सरकार के मंत्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राज्य के मंत्री और राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं होता है। राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं होता है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि अभी अमित शाह जी को, माननीय गृह मंत्री जो हमारे हैं, उनको अगर राष्ट्रपति बनना है तो वो अभी जो गृह मंत्री का जो पद है वो लाभ के पद में नहीं गिना जाएगा। ये कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल का जो पद है वो लाभ के पद पर नहीं गिना जाता है। जैसे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी बिहार के क्या थे, वो राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार के। तो अगर वो वैसे वो क्या किए, जब वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बने तो उन्होंने पहले क्या किया, राज्यपाल से, बिहार के राज्यपाल के पद से क्या किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, तब वो चुनाव लड़े। लेकिन अगर वो राज्यपाल के पद पर इस्तीफा ना दिए बगैर भी अगर वो चुनाव लड़ते तो उनकी योग्यता रद्द नहीं होती, क्योंकि राज्यपाल का पद भी लाभ के पद में नहीं गिना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, राज्यपाल के जो पद होते हैं वो लाभ के पद पर नहीं गिने जाते हैं। तो अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह लाभ के पद पर ना हो। और इम्पॉर्टेंट 5 नंबर पर मैंने बताया है 50 प्रस्तावक और 50 क्या हो, अनुमोदक और 15,000 की राशि जमा करने के योग्य हो। तो इतनी चीज़ें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके योग्यता के लिए। तो चीज़ों को ध्यान से आप रखिएगा। अब से अगर आपसे पूछ दें कि एक उपराष्ट्रपति क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो आप क्या कहेंगे? यस, एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होता है। तो चीज़ें आप ध्यान से रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की उम्र कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 54 की। हमने योग्यता पर चर्चा की, अब निर्वाचन कैसे होता है हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, इसके चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं हम इस पर चर्चा करते हैं। इसमें संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और दूसरा राज्य के विधानसभा के सदस्य, राज्य के विधानसभा के सदस्य। और तीसरे नंबर पर दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब आपको पता है कि वर्तमान में लोकसभा में टोटल 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि इसमें से 543 जो पद होते हैं वो चुन के आते हैं और इसमें 2 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही स्थिति है, 243 सदस्य क्या होते हैं, चुन के आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, मनोनीत करता है। और राज्य की विधानसभाओं में भी राज्यपाल होता है, वो भी कुछ सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे वो विधानसभा
के सदस्य हों या दिल्ली पुडुचेरी में क्या मनोनीत सदस्य हों, मनोनीत सदस्य हों, वे जो सदस्य होते हैं, जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोकसभा में जो 2 लोग होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, तथा राज्यसभा में जो 2 लोग हैं, राज्यसभा में जो 12 लोग हैं, वो भी क्या होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार जो चुनाव की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं रह जाती है। इसलिए इन सभी लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव से क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। जहाँ पर अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। तो यहाँ पर भी जो चुनावी प्रक्रिया है वो भी निष्पक्ष नहीं रहेगी, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति को करता है। इसलिए जो राष्ट्रपति राज्यपाल को करता है, तो राज्यपाल उन मनोनीत सदस्यों से कहेगा कि इस व्यक्ति को आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनिए। तो यहाँ से पक्षपात की धारणा क्या होती है? आ जाती है। इसलिए हम यहाँ पर भी मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ है कि हमारे यहाँ 7 अब तो 6 हो गया है, 6 जगह क्या है? विधान परिषद है। 7 जगह विधान परिषद है। 7 जगह जहाँ विधान परिषद है, तो विधान परिषद के भी कोई भी सदस्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कहीं कहीं विधान परिषद है, किन राज्यों में नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं रहता है। तो ये चीज़ें आपको बड़ा ध्यान से समझनी है कि जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे।